हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहाँ पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा किस में सम्मिलित नहीं होती है? नाभिकीय ऊर्जा में, घूर्णन ऊर्जा में, कंपन ऊर्जा में, या फिर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से उत्पन्न ऊर्जा में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा के अंदर आ जाएगा घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव ऊर्जा। बट नाभिकीय ऊर्जा जो होगा वो आंतरिक ऊर्जा में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्यों एक लोहे का टुकड़ा पारा में तैरता है एवं पानी में डूब जाता है? ऑप्शन ए, पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए पारा में उत्प्लवन पानी में उत्प्लवन से कम होता है। ऑप्शन बी, पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए पारा में उत्प्लवन पानी के उत्प्लवन से अधिक होता है। ऑप्शन सी, क्योंकि एक लोहे का टुकड़ा बहुत विशिष्ट प्रकार का होता है। एंड ऑप्शन डी, क्योंकि एक लोहे का टुकड़ा पारा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से बहुत अधिक होता है, इसलिए पारा में उत्प्लवन पानी के उत्प्लवन से अधिक होगा। ठीक है, देखो, अगर किसी वस्तु पे कोई वस्तु तैर रही है, तो इसका मतलब उस वस्तु जिस वस्तु पे वो तैर रही है उस वस्तु का घनत्व अधिक होगा उस वस्तु से जो वस्तु तैर रही है। और अगर घनत्व अधिक होगा तो उत्प्लवन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उत्प्लवन क्या होता है, जो ऊपर से एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो तैरता है, वो भी पानी से अधिक होगा। ठीक है, और पानी से अधिक होने की वजह से वो तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक और एक कार एक ही गति से जा रही है। ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना है, तो उसके गतिज ऊर्जा के बीच अनुपात क्या होगा? 1:100, 100:1, 1:10 या फिर 10:1? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10:1। अगर एक ट्रक और एक कार, ये ट्रक है ये कार है, इन दोनों का जो भार है, ट्रक का जो भार है वो कार के भार से 10 गुना है। ट्रक का भार है 10 और कार के भार से, तो इन दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं 10:1। ओके, अब उनके गतिज ऊर्जा का अनुपात, अब गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 12mv²। यहाँ पे भी मेंशन नहीं है तो भी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, या फिर भी जो भी है भी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर भी को हम यहाँ से हटा दें और ये तो कांस्टेंट टर्म है ही, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो फिर क्या होगा, m पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा गतिज ऊर्जा, मतलब m1:m2। ठीक है, m1:m2। और यहाँ पे अगर भी होती तो स्क्वायर फॉर्म में जाते, लेकिन भी का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, तो m1:m2 और m1:m2 इज इक्वल्स टू 10:1। तो इसका अनुपात भी 10:1 होगा गतिज ऊर्जा का। ठीक है, अगर वेलोसिटी मेंशन होती तो फिर ये चेंज हो जाता है, ये स्क्वायर फॉर्म में आता। तो वेलोसिटी नहीं है तो 10:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस वस्तु का भार अगर W है, जब वो पानी में तैरता है तो उसका आभासी भार क्या हो जाएगा? W/2, 2W या फिर 0? तो मान के चलो ये पानी है और ये कोई ठोस वस्तु है, इस पे तैर रही है। ओके, अब ये तैर क्यों रही है? क्योंकि इस पे तैरने का कारण ये है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये W है मान लीजिए, इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और एक फोर्स उत्प्लावन लग रहा है जो ऊपर की तरफ, उसका भी वैल्यू W है। ठीक है, उसका भी वैल्यू W है। तो आभासी वेट कितना हो जाएगा? तो देखो, ये जो ऊपर की ओर डायरेक्शन में लग रहा है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। तो दोनों ही फोर्स का अगर इक्विवेलेंट निकाला जाए तो W सम निकाला जाए तो W प्लस, और ये क्या है, -W, ये हो जाएगा हमारा सम। तो W माइनस W इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आभासी जो वेट है वो 0 हो जाएगा, और किसी का आभासी वेट 0 होता तभी वो तैर पाता है। अगर आभासी वेट 0 से ज़्यादा होगा तो वो आधा डूबी रहेगी या फिर पूरी तरह डूब जाएगी, लेकिन जब वेट जब 0 हो जाएगा तो वो शून्य पे वो तैरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक तांबे की डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। जब तांबे की डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का व्यास क्या होगा, वहीं बना रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर अन्य कारकों पे निर्भर करेगा। ये कोई मान लीजिए प्लेट है, इसके बीच में इस तरह छिद्र है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो फिर ये छिद्र का जो व्यास है वो क्या होगा, तो इस छिद्र का जो व्यास होगा ना वो भी घटेगा, ठीक है। इस छिद्र का व्यास घट जाएगा। कैसे, यहाँ पे जितना व्यास है, अब देखो ये गर्म करने पे ये फैलेगा, फैलेगा ना, तो ये फैलेगा तो ये बाहर की तरफ फैलेगा, ये बाहर की तरफ फैलेगा, और यहाँ पे जो खाली पोजीशन है ये अंदर की तरफ संकुचित होगा, ये अंदर की तरफ फैलेगा। इसको बाहर की तरफ फैलने से मतलब नहीं, इसको अधिक घने से कम घने की ओर जाना है, तो इधर भी तो कम घना है, तो ये अंदर की तरफ फैलेगा, तो फिर ये छेद का जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। छिद्र का व्यास घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वो महसूस करता है कि वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करेगा, द्रव के घनत्व पर, द्रव वस्तु का घनत्व, ठोस वस्तु का घनत्व पर, द्रव के रंग पर, या फिर द्रव्य में मौजूद रासायनिक अवयव पर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस वस्तु के घनत्व पे, ठीक है। कोई भी ठोस वस्तु को जब द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वो महसूस करता है, वो क्या महसूस करता है, उस वस्तु का जो ऊर्ध्व बल होगा वो डायरेक्टली उस ठोस वस्तु के घनत्व पे डिपेंड करेगा, ठीक है, घनत्व पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन है, अशुद्धियाँ जो होती है वो ठोस के गलनांक को कम कर देती है। ऑप्शन बी, दाब की वृद्धि से द्रव में क्वथनांक को ऊंचा कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी, द्रव का वाष्पन वेग द्रव के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी, द्रव का वाष्पन वेग बढ़ जाता है यदि द्रव के सतह पर हवा चलाई जाए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव का जो वाष्पन वेग होगा वो द्रव के तापमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। द्रव का जो वाष्पन वेग होगा वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ये सरासर गलत है, क्योंकि जो वाष्पन वेग होगा वो डायरेक्टली तापमान पर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा तापमान रहेगा उतना ही ज़्यादा वाष्पन की गति होगी, ठीक है। तो ये पूरी तरह गलत है और यहाँ पे हमें गलत कथन ही चूज करनी थी, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका रीजन क्या है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तेल की श्यानता अधिक होती है, या फिर जल की श्यानता अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जल का पृष्ठ तनाव अधिक होगा, ठीक है। अगर जल का पृष्ठ तनाव अधिक है तो तेल की बूंद पानी में फैल जाएगी, अगर जल का पृष्ठ तनाव कम होता है तो तेल की बूंद सिकुड़ जाती, ठीक है। तेल की बूंद जो होती है वो इस तरह से पानी पे आ जाती, इस तरह से, ओके। और अभी क्या है कि जो जल का जो पृष्ठ तनाव अधिक है, इस वजह से जब ये बूंद गिर रही है तो पूरी तरह ये बूंद इस तरह से पूरी तरह फैल जा रही है, पूरा पानी में चारों तरफ फैल जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये होता है सापेक्षिक घनत्व का मात्रक, तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों ही स्थिति में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, या फिर 15 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी ठोस भी रहती है और पानी द्रव भी अवस्था में रहता है। ऐसा क्यों, जब आप देखना बरसात विंटर के दिनों में क्या होता है, जो झील होती है वो पूरी तरह जम जाती है, झील पूरी तरह बर्फ से जम जाती है, इस तरह से आप देखना झील में, लेकिन फिर भी उस झील के अंदर जो मछली होती है और भी जानवर होते हैं वो आसानी से जीवित रह जाते हैं। अगर बर्फ जम जाती तो फिर वो भी तो जम के मर जाती, लेकिन नहीं मरती, वो जीवित रह जाती, क्योंकि उस बर्फ के नीचे का जो पानी है ना वो लिक्विड फॉर्म में, वो जमी नहीं है, और उस लिक्विड फॉर्म में वो मछली उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर जीवित रहती है। ऐसा क्यों होता है कि ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है या फिर माइनस में है, इसलिए वो जम गई है, और अंदर वही 0 डिग्री पे क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे आप दोनों देख सकते हो, 0 डिग्री पे लिक्विड और ठोस दोनों ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग, परिवर्तित त्वरण, ऑप्शन बी समान चाल समान वेग, ऑप्शन सी समान चाल परिवर्ती वेग एंड ऑप्शन डी समान चाल परिवर्ती त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान वेग और परिवर्ती त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई डैश के गुणनफल का, ऊंचाई, आयतन, घनत्व या फिर द्रव्यमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी और द्रव्यमान के, ये होता है भार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। तो अगर गतिज ऊर्जा सबका सेम है तो संवेग किसका ज्यादा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्फा कण। अल्फा कण का संवेग सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? तली के निकट, तली के मध्य में, गर्दन के निकट या फिर बुलबुले बोतल में एक समान वितरित होंगे? ये मान लीजिए कोई बोतल है, इसको पूरा वृत्ताकार में घुमा दिया गया, उसके बाद जो बुलबुला होगा वो कहाँ पे एकत्रित होगा? तो उसके बाद बुलबुला जो एकत्रित होगा वो गर्दन के निकट होगा, यहाँ पे सारा बुलबुला आके एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, सारा बुलबुला यहाँ पे आके एकत्रित हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने निम्न ताप के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण या अल्प घनत्व के कारण। अभी हमने बताया था कि कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे तैरेगी कब? जब उस वस्तु का घनत्व उस दूसरे वस्तु से कम होगा। ठीक है, जिसका जितना कम घनत्व होगा उतना ही वो अधिक घनत्व वाले वस्तु पे तैरेगी। तो बादल जो है, बादल का घनत्व जो होगा वो बहुत ही कम होगा वायुमंडल से, तभी जाके वो वायुमंडल में तैरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की काल अवधि ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगी, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करेगी, ऑप्शन सी समय के ऊपर निर्भर करेगी एंड ऑप्शन डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है, लोलक की जो काल अवधि होता है, टाइम पीरियड होता है, वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उस लोलक का, उसका जो टाइम अवधि होती है उतना ही अधिक होगा, जितना ज़्यादा लंबा होगा, और छोटा होगा तो कम टाइम अवधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किस किरण की वजह से? अवरक्त किरण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण या फिर परावैंगनिक किरण के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परावैंगनिक किरण के कारण स्किन में रेसेस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या फिर अचल रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से ये जब बढ़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। 0 डिग्री से 4 डिग्री जब जाएगा तो ये घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री पे सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, आयतन की बात हो रही है। ठीक है, और फिर 4 डिग्री से जब 10 डिग्री जाएगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव ठंडा हो जाता है, ऑप्शन बी द्रव उबलने लगता है, ऑप्शन सी द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी द्रव वाष्पीकृत होने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव उबलने लगता है। ठीक है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो द्रव क्या हो जाएगा? उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी पिंड का भार कभी भी शून्य नहीं होगा पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतर्ग्राहिक अंतरिक्ष में या फिर किसी घर्षणहीन सतह पर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी घर्षणहीन सतह पर ये कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन केंद्र पे तो हो जाएगा ना, वहाँ पे जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो W इज इक्वल्स टू एम जी होता है। एम कुछ भी हो, जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा। स्वतंत्र गिरने के दौरान क्या हो जाएगा, एम ए माइनस एम जी, ठीक है। और यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा, तो एम जी माइनस एम जी, यहाँ भी हो गया जीरो, ठीक है। अंतर्ग्राहिक अंतरिक्ष में यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल होती ही नहीं है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। और किसी घर्षणहीन, भले ही घर्षण ना हो लेकिन सतह पे तो है, तो सतह पे जी तो लगेगी ना, तो घर्षण से कोई मतलब नहीं, जी से वेट बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते है वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।